फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बेसिक पॉइंट ब्रिजेश। पीईटी के साइलेंट किलर बैच में मैं ब्रिजेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आज इकोनॉमी की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक नियोजन के बारे में। हम इसके बाद में बात करेंगे योजना आयोग, नीति आयोग और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। आइए हम सबसे पहले बात करेंगे आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन का मतलब होता है साधनों का प्रबंध, सही ढंग से उपयोग, यानी कि धन और पैसा को कैसे उपयोग किया जाए, वही आर्थिक नियोजन कहलाता है। सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन जो है यह विश्व में रूस ने अपनाया था और 1920 ईस्वी में इसको अपनाया था। भारत ने जो है आर्थिक नियोजन की अवधारणा कहाँ से ली है, तो रूस से ली है और रूस ने ही सबसे पहले विश्व में अपनाया भी था। तो आपको ऐसे याद हो सकता है कि जिसने सबसे पहले अपनाया उसी से भारत ने आर्थिक नियोजन की अवधारणा को अपनाई थी। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, भारत ने सर्वप्रथम नियोजन की बात द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में, जो कि एक बुक है, इसमें की थी। और इसको जो है एम विश्वेश्वरैया ने लिखा था। और कब लिखा था, तो 1934 ईस्वी में लिखा था। और इस बुक में जो है 10 वर्षीय योजनाओं का जिक्र किया गया था। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो राष्ट्रीय नियोजन समिति जो है, इसकी स्थापना जो है उसके 4 वर्ष बाद 1938 ईस्वी में की गई थी। और जो है इसकी जो स्थापना की गई थी वह हरिपुरा अधिवेशन में की गई थी। हरिपुरा अधिवेशन में की गई थी, जिसके अध्यक्ष जो है वो सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जिसके अध्यक्ष थे। और इसकी जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बॉम्बे प्लान। हम आप बात करते हैं बॉम्बे प्लान की। बॉम्बे प्लान जो है 1944 ईस्वी में इसको लाया था। और किसने लाया था, तो मुंबई के ही 8 उद्योगपतियों के द्वारा यह प्लान प्रस्तुत किया गया था। और इसके अध्यक्ष जो है आरदेशिर दलाल थे। यह जो है 15 वर्षीय प्लान था। हम बात करेंगे योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग, इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। यह एक गैर संवैधानिक निकाय था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। और यह एक क्या है, यह एक गैर संवैधानिक संस्था, अर्थात इसका जो है संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगर इसके आइए हम बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। तो 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाने की घोषणा की थी। और कहाँ से की थी, तो लाल किले से इसकी घोषणा की थी। तो और अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी जो स्थापना की गई थी वह 1 जनवरी 2015 को की गई थी, नीति आयोग की स्थापना। अगर हम नीति की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका जो है फुल फॉर्म होता है। तो कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि नीति आयोग में नीति का जो है पूर्ण रूप क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका होता है। अगर हिंदी में बात करते हैं तो इसको राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसको कहा जाता है। अगर हम नीति आयोग की बात करते हैं तो यह भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। और इसके अध्यक्ष जो हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। और अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो और नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह नरेंद्र मोदी थे। और वर्तमान भी कौन है, तो नरेंद्र मोदी ही हैं। अगर हम इसके उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके प्रथम उपाध्यक्ष नीति आयोग के अरविंद पनगड़िया थे और वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। अगर इनकी नियुक्ति की बात करते हैं कि उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अगर हम नीति आयोग के सीईओ की बात करते हैं तो पहले सीईओ सिंधु श्री खुल्लर हैं और वर्तमान जो हैं परमेश्वरन अय्यर जो हैं वर्तमान सीईओ हैं नीति आयोग के। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सी और यहाँ पे देख सकते हैं सी, यानी कि सीईओ जो पहले सीईओ थे नीति आयोग के वो कौन थे, तो सिंधु श्री खुल्लर थे। सी से आप थोड़ा गेस लगा सकते हैं।
और हम आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एनडीसी की बात करेंगे, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद जिसको हिंदी में हम बोलते हैं। इसकी स्थापना जो है वह 6 अगस्त 1952 को की गई थी। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि नीति आयोग और योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग आया है। और इसके बाद में जो एनडीसी है, इस तीनों के अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि अब योजना आयोग खत्म करके नीति आयोग कर दिया गया है। तो नीति आयोग और एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और एनडीसी का जो उद्देश्य है वह योजनाओं का अनुमोदन करना इसका उद्देश्य होता है। हम आइए बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। अगर हम बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 तक चली थी। इसका जो लक्षित विकास दर है वह 2.1 लक्ष्य रखा गया था और जो प्राप्त हुआ था वह 3.6% प्राप्त हुआ था, यानी कि अपने लक्ष्य से ज़्यादा प्राप्त इसको हुआ था। अगर हम इसकी मॉडल की बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की, तो हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। और इसका जो केंद्रीय बिंदु था वह कृषि विकास पर बल देना इसका मुख्य बिंदु था। अगर इसमें अगर बात करेंगे प्रमुख योजनाओं की, तो इसमें प्रमुख योजनाओं में भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना और दामोदर घाटी परियोजनाओं की स्थापना इसमें की गई थी। अगर हम आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इन परियोजनाओं को जो नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। और अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यूएसए के सहयोग से सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है 1952 में शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है कब शुरू किया गया? तो 1952 में शुरू किया गया। और किसके सहयोग से शुरू किया गया? तो यूएसए के सहयोग से शुरू किया गया था। अगर हम ये बात कर लेते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वह 1956 से 61 तक चली थी और इसमें लक्ष्य जो है 4.5 रखा गया था और जो औसत प्राप्त हुआ था वह 4.3 प्राप्त हुआ था, यानी कि यह भी एक सफल योजना के अंतर्गत आती है। और मॉडल की बात करेंगे तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और इसमें अगर केंद्रीय बिंदु की हम बात करेंगे तो इसका जो केंद्रीय बिंदु था आधारभूत एवं भारी उद्योगों का विकास करना था, यानी कि प्रथम में कृषि का विकास करना था और जब कृषि का विकास थोड़ा हो गया तो उसके बाद में फिर उद्योगों का विकास किया गया। और इसमें जो है 3 लौह इस्पात कारखाना खोला गया था। पहला जो है भिलाई था, भिलाई को छत्तीसगढ़ में खोला गया था और इसको रूस की सहयोग से खोला गया था। वहीं अगर हम दुर्गापुर की बात करते हैं, यानी कि दूसरे लौह इस्पात कारखाने की, तो दूसरा दुर्गापुर था जो कि पश्चिम बंगाल में खोला गया था और ब्रिटेन की सहायता से खोला गया था। और अगर हम तीसरे की बात करते हैं यानी कि राउरकेला की, राउरकेला को उड़ीसा में खोला गया था। किसकी सहायता से? तो जर्मनी की सहायता से इसको खोला गया था। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसमें इसी पंचवर्षीय योजना में जो है 1956 ईस्वी में खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना की गई थी। अगर हम बात करते हैं आइए तीसरे पंचवर्षीय योजना के बारे में, यानी कि थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में। तो इसकी जो 1961 से लेकर 1966 तक जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी। इसमें जो है लक्ष्य जो रखा गया था वह 5.6% रखा गया था और जो प्राप्त हुआ था वह 2.8% प्राप्त हुआ था और यह असफल योजना थी। असफल क्यों थी इसके बारे में भी आपको आगे बात हम करेंगे और या इसके बारे में भी आपको हम आगे बताएंगे। अगर हम मॉडल की बात करेंगे तो यह सुखमय चक्रवर्ती मॉडल या महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। कौन सी योजना? तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगर हम केंद्रीय बिंदु की इसमें बात करेंगे तो आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्ति अवस्था इसका जो है केंद्रीय बिंदु था। उद्योग की अगर हम बात करेंगे इसमें केंद्रीय बिंदु की, तो उद्योग व कृषि दोनों पर इसमें बल दिया गया था, यानी कि प्रथम में कृषि पर बल दिया गया, द्वितीय में उद्योग पर बल दिया गया और तीसरे में जो है वह कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया था। लेकिन यह योजना क्यों असफल हुई, इसका कारण क्या है, अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे।
और जो है रूस की सहायता से बोकारो स्टील प्लांट जो है झारखंड में खोला गया था। तो बोकारो स्टील प्लांट कहाँ खोला गया था? झारखंड में खोला गया था। किसकी सहायता से? तो रूस की सहायता से खोला गया था। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, 1 जुलाई 1964 को IDBI की स्थापना की गई थी और 14 जनवरी 1965 को, कब? 1965, 14 जनवरी 1965 को FCI की स्थापना की गई थी। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 1965 में कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई थी। कृषि कीमत आयोग का जो नाम है वह CACP रख दिया गया था। और कब रखा गया था? तो 1985 ईस्वी में इसका नाम बदलकर CACP कर दिया गया था, जिसको हिंदी में कृषि कीमत एवं मूल्य आयोग हम बोलते हैं। और जो CACP है इसका मुख्य कार्य होता है MSP की सिफारिश करना, जिसके बारे में हमने आपसे आगे की वीडियो में बात कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो कृपया जाके सर्च करें YouTube पर साइलेंट किलर बैच, और आपको वहाँ पे PTC की जो मैंने इकोनॉमी की सारी क्लासें ली हैं वहाँ से आपको मिल जाएंगी, या आप बेसिक पॉइंट ब्रिजेश चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे इकोनॉमी की साइलेंट किलर बैच मिलेगा, वहाँ पे आप जाके इकोनॉमी की सारी क्लासें देख सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की इसमें बात करेंगे, वर्तमान में 23 फसलों के लिए MSP जारी किया जाता है, इसको भी हम बात कर चुके हैं पहले। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जो तीसरी योजना थी वह सर्वाधिक असफल रही। क्यों असफल रही? उसके 3 कारण हैं। कितने कारण हैं? 3 कारण हैं। पहला कारण है इंडिया और चाइना युद्ध, दूसरा इंडिया और पाकिस्तान युद्ध, और तीसरा अकाल। तो भारत और चाइना का जो युद्ध हुआ था वह 1962 ईस्वी में हुआ था। भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था वह 1965 ईस्वी में हुआ था। और जो अकाल आया था वह अकाल पड़ा था 1965 और 66 में पड़ा था। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसके बाद में 1966 से 69 तक 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है वह थोड़ा सा शिथिल पड़ गई थी, इसकी वजह से ये किया गया। हम बात करते हैं जिसको हम योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। 3 वार्षिक योजनाओं को किसके नाम से जानते हैं? तो योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, जिसमें गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता 500% और चावल की दूसरे नंबर पर 200% हुई थी। अगर हम बात करते हैं हरित क्रांति की विश्व स्तर पर जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो MS स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। अगर हम चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे, 1969 से 74 तक चली थी। इसमें लक्ष्य जो है 5.7% का रखा गया था और जो प्राप्त हुआ था वह 3.3% प्राप्त हुआ था। इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है लक्ष्य तक हासिल नहीं हो पाया। और इसमें जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान। कब किया गया था? 1969 ईस्वी में किया गया था। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर हम बात करते हैं मॉडल की, तो ये जो चौथी पंचवर्षीय का मॉडल था वह DP मॉडल पर आधारित था। अगर हम केंद्रीय बिंदु की बात करते हैं, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता इसका मुख्य बिंदु था। और 1971 ईस्वी में फिर से भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया था। और आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 1974 ईस्वी में प्रथम भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया था। कब किया गया था? 1974 ईस्वी में किया गया था। हम आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, श्वेत क्रांति, जिसको हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं, जिसकी शुरुआत 1970 ईस्वी में की गई थी, जिसका संबंध दूध से है और जिसके जनक जो है वर्गीज कुरियन हैं। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, NDDB की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 ईस्वी में हुई थी। और जिसके चेयरमैन कौन थे? तो वर्गीज कुरियन जिसके चेयरमैन थे। अगर हम नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे, जो कि हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना है। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करेंगे तो 1974 से 79 तक इसको चलना था। कब तक? 74 से 79 तक यह योजना चलनी थी, लेकिन सरकार बदल जाने के कारण यह योजना 79 के स्थान पर 78 तक ही चली थी। अगर हम 5वीं पंचवर्षीय योजना में बात करेंगे, लक्ष्य की 4.4% था और वृद्धि और औसत वृद्धि प्राप्त कितना हुआ था? तो 4.8% प्राप्त हुआ था, यानी कि यह एक सफल योजना थी।
अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, इसमें जो मॉडल था वह लियोस्टिक मॉडल पर आधारित थी योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगर केंद्रीय बिंदु की बात करेंगे तो निर्धनता, उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता इसका मुख्य बिंदु था और यह बहुत महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इससे क्वेश्चन बनने के काफ़ी चांस बन सकते हैं। अगर हम आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, 1975 ईस्वी में गरीबी निवारण के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो 1975 ईस्वी में चलाया गया था, जिसका कारण क्या था? गरीबी निवारण, जिसके कारण इसको चलाया गया था, गरीबी दूर हो जाए। और 1977-78 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया था और गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया था, और जिसको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था गरीबी हटाओ का नारा। लेकिन सबसे पहले किसने दिया था? इंदिरा गांधी जी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, जो कि आज तक गरीबी नहीं हटी है। केवल ये लोग अपने भाषणों में गरीबी हटाओ का नारा दे देते हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, 25 जून 1975 ईस्वी में आपातकाल लगाया गया था। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगा था। कब लगा था? तो 1975 ईस्वी में 25 जून को लगाया था। उस समय पर प्रधानमंत्री की अगर बात करेंगे इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली थे, और जो कि ये आपातकाल जो है वह 21 मार्च 1977 तक चला था। उसके बाद में इसको हटा लिया गया और इसके बाद में जो है फिर चूँकि जो अर्थव्यवस्था है वह थोड़ा सा डाउन हो गई थी, तो इसकी वजह से फिर यहाँ पर और जो है गुस्से की वजह से जो है सरकार हट गई और जो है जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। तो जनता पार्टी की जो सरकार आई तो उसने जो है जो 79 तक योजना चलनी थी उसको हटाकर वो 78 से 80 तक जो है वह अनवरत योजना ले आया, यानी कि रोलिंग प्लान उन्होंने लेके आया। और किसने लेके आया? तो मोरारजी देसाई की सरकार ने लेके आया। उस समय पर कौन सी पार्टी थी? जनता पार्टी की अध्यक्ष थे। और इसके बाद में हम अगर बात करेंगे मॉडल की, तो जो अनवरत योजना है वह गुन्नार मॉडल पर आधारित थी, जिसका जिक्र जो है द एशिया ड्रामा नामक पुस्तक में किया गया है। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, डी.टी. लकड़वाला जो हैं उनको लागू करने का श्रेय जाता है क्या? जो ये अनवरत योजना है उसको लागू करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इसके बाद में फिर जो है इनकी सरकार गिर गई और फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आ गई थी और फिर से जो है पंचवर्षीय योजना चालू कर दिया उन्होंने। और फिर से इसके बाद में छठी पंचवर्षीय योजना आई और जिसका कार्यकाल 1980 से 85 तक जो कि चला था। और उसके बाद में अगर हम इसके छठी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे, लक्ष्य इसमें रखा गया था 5.2%, प्राप्त हुआ था 5.7%, यानी कि सफल योजना थी। मॉडल जो है आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी और केंद्रीय बिंदु इसमें जो है गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन इसमें केंद्रीय बिंदु था। अगर 1980 में जो है नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, 1980 में जो है 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और उस समय भी जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी। 1982 ईस्वी में एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी, जिसको हम आयात निर्यात बैंक बोलते हैं। 22 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी और नाबार्ड जो है यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी संस्था है। अगर हम बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना की, 1985 से 90 तक चली थी। इसमें लक्ष्य 5.0% रखा गया था, यानी 5% तक, और इसमें जो प्राप्त हुआ था वह 5.8%। मॉडल जो है आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। केंद्रीय बिंदु जो है अगर हम बात करते हैं तो कृषि विकास प्रेरित समृद्धि रणनीति पर आधारित था। अगर हम नारे की बात करते हैं तो रोजी रोटी उत्पादकता इसका नारा था और 1787 ईस्वी में ट्राइफेड की स्थापना की गई थी और 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को सेबी की स्थापना की गई थी। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको हम बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में की गई थी और यह जो है शेयर मार्केट को कंट्रोल करने वाली जो है संस्था है। अगर हम बात करते हैं इसके बाद में फिर से योजना अवकाश आया था, जिसको दूसरा योजना अवकाश बोलते हैं, जो कि 1990 से 92 तक था। आइए हम इसमें महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करते हैं। इस टाइम पर प्रधानमंत्री जो है नरसिम्हा राव थे, वित्त मंत्री
मनमोहन सिंह थे। और योजना अवकाश के दौरान ही जो है इसको वार्षिक योजना भी बोलते हैं। और योजना अवकाश के दौरान ही जो है 1991 में नई आर्थिक नीति आई थी। और जो है नई आर्थिक नीति के तहत क्या किया गया था, LPG रिफॉर्म एक लेके आए थे। कौन? नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के द्वारा ये किया गया था। अभी हम इसके बारे में आगे भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा इसको जान लेते हैं। L से हो जाएगा लिबराइजेशन यानी उदारीकरण। लाइसेंस प्रणाली को ख़त्म किया गया, जिसकी वजह से जो है विदेशी कंपनियां जो हैं आसानी से भारत में आके निवेश कर सकें। P से हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन, और सरकार जो है अपनी सरकारी कंपनियों से स्वामित्व को थोड़ा कम करके इसको प्राइवेट सेक्टर में देने लगी। और ग्लोबलाइजेशन यानी कि विश्व की अर्थव्यवस्था को भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से इसका जोड़ना मुख्य उद्देश्य था। तो पूछा जा सकता है कि 1991 में कौन सा मॉडल आया था, तो LPG रिफॉर्म्स आया था। और जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत अगर कहा जाता है किसको, तो मनमोहन सिंह को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो मनमोहन सिंह को कहा जाता है। अगर हम इसके बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, 1992 से 97 तक चली थी। इसका लक्ष्य जो है वह 5.6% रखा गया था, और औसत वृद्धि जो प्राप्त हुई थी वह 6.8% प्राप्त हुई थी। अगर मॉडल की बात करेंगे, जॉन W मिलर मॉडल पर आधारित थी। केंद्रीय बिंदु की अगर हम बात करेंगे, मानव संसाधन विकास लगभग पूर्ण रोजगार इसका केंद्रीय बिंदु था। और इसका जो है 15 से 35 वर्ष की आयु के समूह में निरक्षरता का उन्मूलन करना था। यानी कि 15 से 35 वर्ष के जो लोग हैं उनके अंदर जो भी निरक्षर लोग हैं उनके थोड़ा सा पढ़ा लिखा के या किसी भी ढंग से उनको साक्षर बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, 15 अगस्त 1995 ईस्वी को मिड डे मील स्कीम की शुरुआत की गई थी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मिड डे मील की शुरुआत कब की गई थी, 1995 की गई थी। और कब की गई थी 95 में, 1900 तो 15 अगस्त को की गई थी, जो आने वाला है 15 अगस्त उसी को। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई थी, जिसमें भारत जो है उस टाइम पे इसका सह सदस्य बना था। और अगर हम बात करते हैं 20 मार्च 1993 को राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। तो राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई थी, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई थी, तो 20 मार्च 1993 को की गई थी। हम बात करते हैं नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना की, यानी कि 9वीं पंचवर्षीय योजना की। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह 1997 से 2002 तक चली थी। इस टाइम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसमें लक्ष्य 6.5% का रखा गया था, प्राप्त हुआ था 5.4%। मॉडल जो है आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। अगर हम आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसमें जो केंद्रीय बिंदु था वह सामाजिक न्याय समानता के साथ आर्थिक समृद्धि इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। किसमें, 9वीं पंचवर्षीय योजना में। अगर हम आइए बात कर लेते हैं, जो दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था वह 1998 में किया गया था, और कब, 2 मई को किया गया था। और वहीं अगर बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान की, तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वह 2000 में की गई थी। कब, 1 नवंबर सन 2000 में की गई थी। किसकी, सर्व शिक्षा अभियान की। 2000 और 2001 के दौरान जो है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत की गई थी। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जिसको ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की, 2002 से 2007 तक यह चली थी। इसमें लक्ष्य 8% का रखा गया था, और प्राप्त जो है वह 7.6% प्राप्त हुआ था। मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। केंद्रीय बिंदु जो है यह सामाजिक न्याय तथा समानता के साथ आर्थिक विकास इसका मुख्य जो है बिंदु था। और उद्देश्य की बात करते हैं, इसमें GDP को 8% तक लाना था, और गरीबी को 5% तक लाना था, 2007 तक ले आके घटाना था। अगर हम बात करते हैं नरेगा की, नरेगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे एक क्वेश्चन बन ही जाता है। अभी जल्दी में जो है लेखपाल का पेपर हुआ, उसमें नरेगा ना दे के रेगा दे दिया था। क्या दे दिया था, तो रेगा दे दिया था। इसको अभी अब जान लीजिएगा, इसको रेगा भी कहते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं इसमें महत्वपूर्ण
प्रश्नों की कि इसमें कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। जैसे नरेगा का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है, और इसको हिंदी में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहते हैं। अगर हम बात करते हैं नरेगा एक्ट कब आया था, तो 2005 में नरेगा एक्ट आया था, जो कि यहाँ लिखा गया है। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, नरेगा जो है वह 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में जो है इसको लागू किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नरेगा को सबसे पहले किस प्रदेश में लागू किया गया, तो आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। और कहाँ पे लागू किया गया था आंध्र प्रदेश के, तो अनंतपुर में लागू किया गया था। नरेगा का जो उद्देश्य है वह कम से कम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। और नरेगा जो है उसको 2006 के 2 वर्ष बाद यानी कि 2008 में पूरे देश में लागू किया गया, चूँकि यह एक सफल रही, इसीलिए इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया। और 2008 के 1 वर्ष बाद यानी कि 2009 में जो है वह 2 अक्टूबर 2009 यानी कि 2 अक्टूबर क्या होता है, गांधी जी का जयंती होता है। तो गांधी जी के जयंती के अवसर पर ही जो है इसका नाम परिवर्तन करके MG नरेगा कर दिया गया। MG का मतलब क्या है, महात्मा गांधी। MG का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। आइए हम इसके बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2007 से 12 तक चली थी, और इसमें लक्ष्य जो है वह 8.1% रखा गया था, और वृद्धि जो है औसत वृद्धि जो है वह 7.9% थी। मॉडल जो है योजना आयोग के पत्र पर आधारित था। केंद्रीय बिंदु की अगर हम इसमें बात करते हैं, तो तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। तो आप लास्ट के 2 यानी कि 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना और शुरुआत के 3 पहला, दूसरा और तीसरे, कम से कम इतने के तो आपको जो है मॉडल ज़रूर याद होनी चाहिए कि इसकी जो है मॉडल कौन से मॉडल पर आधारित थी। तो जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था योजना आयोग के पत्र के मॉडल पर आधारित था। हम आइए बात कर लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की। 2012 तक 7 करोड़ नए रोजगार देना इसका उद्देश्य था। निर्धनता को 15% तक लाना इसका उद्देश्य था, और जनसंख्या की दशकीय वृद्धि को कम करके 16.2% के स्तर पर लाना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद में हम बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। यह अंतिम पंचवर्षीय योजना है। इसके बाद में जो है पंचवर्षीय योजना ना आके अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया है। अगर हम बात करेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य की, तो 8% था, और जो प्राप्त हुआ था वह 7.1%। कहीं कहीं आपको 7.8% भी मिल जाता है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे लगभग लिख दिया है। तो जो भी हो, दोनों में से अगर कोई एक ही आएगा, दोनों आएगा नहीं। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसका जो केंद्रीय बिंदु था वह त्वरित, सतत और अधिक समावेशी विकास इसका मुख्य बिंदु था। अगर हम बात करेंगे इसमें महत्वपूर्ण बिंदु की, तो इसमें 90% परिवारों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना था, और सभी गाँव तक बिजली उपलब्ध कराना इसका जो है मुख्य उद्देश्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना का, जिसको जो है प्रधानमंत्री के आने के बाद यह काफ़ी तेज़ी से जो है इस पे काम किया गया था, और जिसकी वजह से लगभग हर स्थान पे बिजली और लगभग हर व्यक्ति के पास बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है। और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आए तो उन्होंने जनधन एक मिनट दोस्तों, उन्होंने जनधन नामक एक योजना शुरू की थी, जनधन योजना शुरू की थी, जिसके तहत आपका 0 बैलेंस का खाता खुलता था, और जिसके लिए न्यूनतम आयु आपकी 10 वर्ष होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं 1991 में जो LPG रिफॉर्म्स हुआ था, यानी कि आर्थिक सुधार हुआ था, नई आर्थिक नीति जो आई थी उसके बारे में, तो क्यों आई थी, क्योंकि आर्थिक संकट आ गया था, और जिसकी वजह से भारत में जो मुद्रा भंडार था वह 110 करोड़ US डॉलर की बराबर ही रह गया था, और जो कि केवल मात्र 15 दिनों के आयात के बराबर था। तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वह केवल 110 करोड़ US डॉलर के बराबर था, जिसके द्वारा हम केवल 15 दिन के लिए ही हम आयात किसी भी देश से 15 दिन के सामान का आयात ही कर सकते थे। तो इसको देखते हुए जो है प्रधानमंत्री
नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा एक रिफॉर्म आया था जिसको हम कहते हैं एलपीजी रिफॉर्म, यानी कि 1991 में जो नई आर्थिक नीति आई थी उसको हम एलपीजी रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। मैंने आपको बताया था एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, और पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण का क्या मतलब है, हमने आपको बताया था लाइसेंस प्रणाली को खत्म करना और आर्थिक नियमों में उदार बनाया गया, जिससे कि विदेशी कंपनियां भारत में आके निवेश कर सकें और भारतीयों को रोजगार के अवसर प्राप्त हों और भारत की अर्थव्यवस्था में जो है थोड़ा डेवलप करे। और उसके बाद में अगर हम बात करें निजीकरण की, तो निजीकरण का क्या मतलब है, निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया इसमें, और जो सार्वजनिक क्षेत्र था उसको जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सरकार की स्वामित्व था उसको सरकार अपने द्वारा त्याग करना चालू किया, जो कि आज के समय में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ज़्यादा किया जा रहा है। और इसके बाद में हम बात करते हैं और ग्लोबलाइजेशन किया, जिसके तहत भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना इसका प्रमुख उद्देश्य था, जिसके कारण निर्यात बढ़ा, भारत से निर्यात बढ़ा। और इन सुधारों को सिंघराव सुधार के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, शेयर करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आज मैंने लाइव थोड़ा सेशन स्टार्ट किया था, लेकिन नेट जो है वह सही नहीं चला, जिसकी वजह से जो यही क्लास थी लेकिन वह सही नहीं होने के कारण उसको जो है मुझको फिर से यहाँ पे लेना पड़ रहा है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो कृपया कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें। धन्यवाद दोस्तों।